आज इस सेशन में हम बात करने वाले सिटीजनशिप के बारे में। हमारे देश में दो तरह के जो लोग हैं वह रहते हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, काफी समय से रह रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम एलियंस कह देते हैं। किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी का, किसी भी राजनीतिक इकाई का जो खुद को देश कह रहा है, उसका एक सिटीजन होना, ये क्या है? आपकी सिटीजनशिप है। किसी भी देश में अगर आप लीगली तरीके से जाते हैं तो आपके पास पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री ने अलग अलग राइट दिए हैं और ये सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री ये वेरी कर सकता है, ये अलग अलग हो सकता है। अभी तक हम पहले जेंडर इक्वालिटी की बात करते आ रहे थे, अब लेकिन जेंडर इक्वालिटी की हम बात करेंगे तो केवल मेल फीमेल की बात नहीं होगी, अब ट्रांसजेंडर की भी बात होगी, अब एलजीबीटीक्यू की भी बात होगी। किसी ने फायरिंग कर दी और वहां पे 10 लोग मारे जाते हैं, 50 लोग मारे जाते हैं, आपकी संवेदनाएं, आपके इमोशंस उससे जुड़ जाते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू प्रारंभ। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि चाहते हैं कि सेल्फ स्टडी हो जाए, लेकिन उस सेल्फ स्टडी के लिए कुछ बेसिक जरूर आपका प्रिपेयर हो, इसके लिए ये फ्री सीरीज आप सभी बच्चों के लिए है, सभी प्रारंभ के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, चाहे वह 11th-12th में हो या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। आज इस सेशन में हम बात करने वाले सिटीजनशिप के बारे में। इसके पहले हम बात कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझ चुके हैं, और एक और क्लास जो आपकी पॉलिटी बेसिक्स को लेकर हुई थी, जिसमें हमने ये जाना था कि एनसीईआरटी और बेसिक्स जो है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचे कि स्टैंडर्ड पढ़ना है, उस स्टैंडर्ड को मतलब एक कंप्लीट, एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी के लिए आपको कितना जरूरी है। बेसिक जीएस 2 में कहाँ हेल्प करेगा, 4 में कहाँ हेल्प करेगा, एथिक्स में कहाँ हेल्प करेगा, प्रीलिम्स में क्या है, वो ट्रेंड मार्क्स सब हम देख चुके हैं। फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि ये बैचेस आप फ्री एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक जो है बच्चे डिस्क्रिप्शन में दी जाती है, तो जो भी बैचेस आपको मिल रहे हैं, जो भी क्लासेस अब तक हो चुकी है, सभी का क्लास नोट, सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसमें मिल जाता है। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जो कि फॉर 2028 प्रिपरेशन कर रहे हैं और सोचते हैं हम किसी एक सीरियस बैच से जुड़ जाए, तो बच्चा आपके लिए है 3 ईयर का कंप्लीट यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉम्प्रिहेंसिव एक प्रोग्राम प्रारंभ 2028 के लिए है। एंड ये जो हमारा न्यू बैच है, ये आप देखेंगे कि इसमें फर्स्ट ईयर में आपका बेसिक प्रिपेयर कराया जाता है, सेकंड स्टेज जो है वह एडवांस होती है, और थर्ड स्टेज में हम रिग्रेस रिवीजन और प्रैक्टिस कराते हैं। पर ईयर आप देखेंगे 10,000 के आसपास इसका फी है। तो ऐसे बच्चे जो कि चाहते हैं कि 28 पे प्रिपेयर हो और कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी अगर हो जाए, आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बता दूं, ऐसे बच्चे जो कि कोई डाउट पूछना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे कई बार क्लास में हम सारे डाउट नहीं ले पाते, और ये क्लासेस आपको चूंकि लाइव नहीं है तो इसमें आपके कमेंट्स नहीं हम ले पाते हैं, बट हाँ, आपके जो लास्ट क्लास के नीचे आप कमेंट करते हैं, वो कमेंट हम कंसीडर करते हैं। उसमें अगर आपका कोई कंसर्न है तो वो भी हम इशू जो है उसको देखते हैं, ठीक है। आपके कोई डाउट्स है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ मिल जाएगा कि अगर आप @मंजू चौधरी PW UPSC वाला टेलीग्राम चैनल सर्च करके ज्वाइन कर लो, स्कैन करके ज्वाइन कर लो, जो पॉसिबल हो सके वो कर लो, और इस पर आप मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं। आपके जो कमेंट्स है, आपके जो पॉलिटी को लेकर डाउट्स है, वो हम तक पहुंचा सकते हैं, है ना। चलो, तो ये सारी बातें करने के साथ साथ एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि हम अभी यहाँ पर स्टार्ट करें सिटीजनशिप, उसके पहले बच्चा जो लास्ट क्लास थी ना, लास्ट क्लास में कुछ बच्चों के जो डाउट्स थे, मैं पहले उस डाउट को लूंगी, है ना। तो चलिए आइए, एक थोड़ा सा रिवीजन की जो बात है वो हम कर ले। रिवीजन बहुत जरूरी है। यूपीएससी के लिए रिवीजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। यूपीएससी के प्रिपरेशन में आगे पार्ट पीछे सपाट वाली कंडीशन आपको कभी बेनिफिट में नहीं रखेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन के साथ साथ जो चीजें आपकी पढ़ी है वो आपकी अपनी हो जाए, जरूरत होती है रिवीजन की, है ना। एक बात मैं आप सभी को बताऊंगी कि मान लीजिए आपने 3 ईयर का कोई भी कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हैं या खुद से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मान लीजिए कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, फिर आपका सेकंड ईयर होगा, थर्ड होगा। ऐसे बच्चे जो कि कुछ स्पेशल डिग्रीज कर रहे हैं या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो समटाइम 4 ईयर का भी आपका कॉलेज प्रोग्राम हो जाता है। तो बच्चे मान लीजिए यहां पर आपने ये वाली क्लास देख ली, आपने इतना टाइम तो दे दिया, यहां पर आपका जो आपने टाइम है, मुझे वो टाइम भी दिया और हार्ड वर्क भी किया, चीजों को याद किया, नोट्स बनाए, आंसर राइटिंग की। दोनों समय और मेहनत बहुत कीमती है, दोनों चीजें चली गई।
बट आप यहाँ भूल गए, यहाँ भूल गए और आप यहाँ भूल गए, और उसके कारण आप एग्जाम में चीजों को याद नहीं रख पाए। तो ये फिर ये पढ़ना, ये टाइम आपका क्या हो गया, टोटली वेस्ट हो गया। तो इसके लिए क्या जरूरी है, रिवीजन। सेम कंडीशन है, आप कुछ भी पढ़ेंगे बच्चे, लेकिन अगर आप भूल गए तो फिर कोई जरूरत नहीं रहती, कि मतलब कोई उस बात का महत्व नहीं है कि आपने पहले कितनी मेहनत की है। सो जो आपने पढ़ा है उसको अपना बनाए रखिए। यूबीएससी के बारे में कहा जाता है कि नए तीर चलाने से ज्यादा अच्छा है कि जो आपके तरकश में तीर है आप उसको ज्यादा पहना करें। आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो कंटेंट है, जो नॉलेज कॉन्सेप्ट है, आप उसको ज्यादा धारदार बनाइए, चीजों को रिवाइज कीजिए, याद कीजिए, उनका एप्लीकेशन सीखे, और ये चीज आपको यूपीएससी में डेफिनेटली बेनिफिट देगी। चलिए आइए, तो ये तो बात हुई रिवीजन की, और अब इंपॉर्टेंस तो जान ही लिया है। अब एक डाउट जो ज्यादातर बच्चों ने मुझसे पूछा, मैं उस पर आ जाती हूं, ठीक है। चलिए, एक डाउट जो मुझ तक बार बार आया, और वो डाउट था बच्चों आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल मोरालिटी को लेकर, क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्स्टिट्यूशनल। लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात की थी, उसके साथ सोशल मोरालिटी को भी समझा। कई बच्चों ने एक ही कमेंट किया कि मैम सोशल मोरालिटी आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्यों नहीं हो सकती। आइए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सोशल मोरालिटी। एक बार फिर 5 मिनट में मैं आपको ये समझाती हूं, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम चलेंगे आगे बच्चे आज की क्लास में। देखो, सोशल मोरालिटी दैट मीन्स कस्टम। सोशल मोरालिटी दैट मीन्स सोसाइटी ने जो अपने स्टीरियोटाइप बना रखे हैं, जो ट्रेडिशंस है ना, वो सारी चीजें कहाँ चली गई, जो सोसाइटी की वैल्यूज हैं वो सारी आपकी आ गई सोशल मोरालिटी में। वो सारी चीजें आपकी सोशल मोरालिटी में आ गई। सोसाइटी के जो बिलीव्स है बच्चे, जो सोसाइटी की प्रैक्टिसेस हैं, अगर हम बिलीव्स की बात करें, प्रैक्टिसेस की बात करें, वो सब सोशल मोरालिटी में आ गए, है ना। क्लियर है ना। जैसे कि सोशल मोरालिटी कहती है कि लड़कियों को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। समाज की मान्यता, समाज की नैतिकता ये कहती है कि भाई शाम को बाहर मत निकलो, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा। तो जो बच्चा मुझे ये मैसेज कर रहा था मैम सोशल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमने सोसाइटी की बहुत सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है, लेकिन बच्चे कभी कभी सोशल मोरालिटी जो है, अब उसमें ये कह दिया कि एक पर्टिकुलर कास्ट को, एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप इक्वालिटी से बाहर कर दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को नहीं मानेगा। तो सोशल मोरालिटी बच्चे परंपरा को फॉलो करेगी, और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे वो जस्टिस को फॉलो करेगा, वो इक्वालिटी को फॉलो करेगा। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है कि हमारा जो सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज, सेट ऑफ बेसिक, अगर हम वैल्यूज की बात करें लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, तो कभी कभी सोशल मोरालिटी और ये सब जो है वे आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब देखो, एक कास्ट को आपने अनटचेबल कह दिया, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो इनजस्टिस हो गया। अब ये इनजस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करेगा, और यही एक रीजन है कि सोशल मोरालिटी और ये चीजें दूर दूर है। एक ऐसे का टॉपिक मैं आपको देती हूँ, लिखने की कोशिश कीजिएगा, मोरालिटी वर्सेस लॉ। लिख पाए तो मुझे भेजिएगा, काफी सारे बच्चों ने भेजा। इसके पहले भी डाउट भेजे आपने, क्वेश्चंस भेजे, मैंने आंसर्स भी किए काफी सारे बच्चों के। मोरालिटी वर्सेस लॉ, आप इस पे मुझे 500 वर्ड्स लिखकर भेजिएगा, मैं चेक करूंगी। तो आप देखिए इस बार यूपीएससी ने कैसे कैसे फिलोसॉफिकल ऐसे पूछे हुए थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे बच्चे। जैसे आपको देखिए छोटी छोटी सी कोशिशें हैं जो आपको यूपीएससी क्रैक कराएंगे, ठीक है। और उसमें से एक कोशिश ये भी है कि जो आप सीख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, उसको सीखे एटलीस्ट कि फाइनली आपको उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। चलिए, तो ये एक डाउट था जो मुझे उम्मीद है अब आपका सॉल्व हो गया होगा। ऐसे अगर लिख पाए तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं आज की क्लास के लिए वहां कॉमेंट डालूंगी, और उसके नीचे आप कॉमेंट में अपने पीडीएफ जो है वह भेज देंगे। चलिए, सो नाउ अब हम बात करने वाले सिटीजनशिप के बारे में। व्हाट इज सिटीजनशिप? अब तक आपने सुना होगा सिटीजनशिप, ठीक है, आपने टर्म भले ना सुना हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो ये कह दे कि मैम हमने ये टर्म नहीं सुना। सिटीजनशिप का हिंदी टर्म है नागरिकता। सो व्हाट इज सिटीजनशिप? एनीवन? किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो कि सिटीजनशिप का मतलब मैम ये होता है। सिटीजनशिप का मतलब क्या है? मैं आपको सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वहां से आप समझ जाएंगे।
अगर मैं आपसे कहूं कि आप कहां के सिटीजन है, आप कहां के सिटीजन है, ये फ्रेज आपको क्या दिखा है? आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। ठीक है, तो यहां पर ये जो इंडियन वर्ड है ना, ये है आपकी सिटीजनशिप। ये जो आपका भारतीय होना, ये आपका भारतीय होना, ये है आपकी सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप किसकी होगी? सिटीजनशिप किसकी होगी? अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चाहते हैं आपको मार्क्स अच्छे मिल जाए, तो आपको थोड़ा सा वक्त बच्चे यहां मेहनत करनी होगी। और पहले ऐसे डबल करके सीख लो और फिर धीरे धीरे 19-20 सही पहचान आने लगे कि ये इंडिया का ही मैप बना है, मैप बनाना सीख लीजिए। तो बच्चे सिटीजनशिप का क्या मतलब है? इंडियन सिटीजनशिप मतलब हम इंडिया में रहते हैं, उसकी सिटीजनशिप है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि किसी एक सिटीजन, देखो हमारे देश में दो तरह के जो लोग हैं वह रहते हैं। एक सिटीजन भी है जो यहाँ के नागरिक है, काफी समय से रह रहे हैं, ठीक है, उनकी कई तरह की परिभाषाएं हो सकती है, वो हम आगे देखेंगे। और दूसरी बात है, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें हम एलियंस कह देते हैं। यही वर्ड टर्म जो है वह पॉलिटी में यूज किया जाता है, वैसे हम यहाँ पर नॉन सिटीजन कह देते हैं, या फॉरनर हम कह दें। नॉन सिटीजन या फॉरनर या कोई घूमने आया है, इस तरह के लोग रह सकते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन में सिटीजन भी हो सकते हैं, नॉन सिटीजन भी हो सकते हैं। नॉन सिटीजन में भी दो तरह के जो लोग हैं वह हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं ऐसे हो जो कि शत्रु देश के हो, जिनके साथ युद्ध चल रहा हो, जैसे कि पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के भी कुछ लोग हो सकते हैं। कुछ लोग हमारा जो मित्र देश है रशिया, यहाँ के भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चे कि यहाँ पे भी जब हम देखेंगे कि विदेशियों में भी देशी और विदेशी दो तरह के लोग हो सकते हैं, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन लोग। ठीक है, तो सिटीजन का मतलब आखिर क्या है? सिटीजन एक लीगल एंड पॉलिटिकल स्टेटस है, किसी भी एक पॉलिटिकल जो टेरिटरी है उसका। ठीक है, तो जो सिटीजनशिप है बच्चा, कि हम ये कह रहे हैं कि मैं जो हूं वह इंडियन हूं। ठीक है, तो ये इंडियन क्या हो गया? ये है पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक राजनीतिक इकाई, कोई देश, पॉलिटिकल कम्युनिटी, पॉलिटिकल कम्युनिटी। ठीक है, और इस पॉलिटिकल कम्युनिटी का लीगल स्टेटस है इंडियन होना। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब इंडियन होना, सिटीजनशिप क्या एक लीगल स्टेटस है। किसी भी पॉलिटिकल कम्युनिटी का, किसी भी राजनीतिक इकाई का जो खुद को देश कह रहा है, उसका एक सिटीजन होना, ये क्या है? आपकी सिटीजनशिप है। सो बेसिकली फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ आ पॉलिटिकल कम्युनिटी। क्या है? फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। सिटीजनशिप मीन्स फुल, लिखिए इस बात को, एंड इक्वल मेंबरशिप, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। कैसी? फुल एंड कंप्लीट, फुल एंड इक्वल। इक्वल जो मेंबरशिप है वो होगी, है ना, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ आ पॉलिटिकल कम्युनिटी। पॉलिटिकल कम्युनिटी का मतलब आप समझ गए। अब जैसे कि कोई कहे मैं अमेरिकन हूं, कोई कहे मैं जापानीज हूं, कोई कहे मैं जर्मन से हूं और हम इंडिया से हैं, सो ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो ये क्या है? बेसिकली आपकी एक पहचान हो गई। सिटीजनशिप मतलब हमने देखा कि हमारी सिटीजनशिप जो है वह क्या है, आप समझ गए। नागरिकता मतलब इंडियन होना, आपका इंडियन होना, आपकी यही तो नागरिकता, यही तो सिटीजनशिप है। तो बेसिकली ये क्या है? आपकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है ना। सिटीजनशिप की अगर हम बात करेंगे, ये क्या है? आपकी एक राजनीतिक पहचान है, क्योंकि किसी राजनीतिक इकाई से जुड़ी है, पॉलिटिकल कम्युनिटी से जुड़ी है, तो ये आपका एक पॉलिटिकल, एक लीगल स्टेटस होगा, आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी है। तो जो सिटीजनशिप है बच्चा, सिटीजनशिप क्या है आपका? सिटीजनशिप पॉलिटिकल आइडेंटिटी। सिटीजनशिप पॉलिटिकल आइडेंटिटी, है ना। हु आर यू? आपसे कोई पूछे हु आर यू, क्या बताएंगे? अपना नाम? नहीं। यूएस में कोई पूछ रहा है आपसे हु आर यू, आप इसका क्या आंसर दोगे? आप आंसर दोगे आई एम इंडियन सिटीजन। आप इसका आंसर क्या दोगे? आई एम इंडियन सिटीजन। और ये जो इंडियन होना है, इंडियन सिटीजन,
आप इस देश के बाहर जाएंगे, आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट का वो जो पासपोर्ट है इंडियन गवर्नमेंट का, वो आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी को दिखाएगा, वो आपकी सिटीजनशिप को दिखाएगा। किसी भी देश में अगर आप लीगली तरीके से जाते हैं, तो आपके पास पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। सो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी के, आप पूरे तरीके से कंप्लीटली तरीके से सदस्य है। इक्वालिटी टर्म जो है इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हु आर यू, आई एम इंडियन सिटीजन, ये आपकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, आपकी एक पहचान हो गई बच्चों, और यही पहचान आपकी सिटीजनशिप है। समझ में आया? यही जो पहचान है वही, इसी को तो हम सिटीजनशिप कह रहे हैं। अब देखो, तो इसमें हम बात कर रहे हैं यहां पर इक्वल राइट्स की। कुछ टर्म ऐसे होंगे बच्चे जो आपके डेफिनेशंस में से ही निकल कर आएगा और वो आपको समझना होगा। यहां पर हम इक्वल मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, मतलब आपके पास जो है वह इक्वल राइट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक सिटीजन को ज्यादा राइट मिले, एक सिटीजन को कम राइट मिले। किसी एक को राइट टू वोट मिला है 18 साल में, किसी एक को राइट टू वोट 15 साल में हमने दे दिया क्योंकि हमने उसे एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे दिया। ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या है बच्चे, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप एंड इक्वली राइट जो है वह हमने दिए हैं। लाइक मान लीजिए आप किसी देश में हैं, यूक्रेन के जो बच्चे हैं, रूस और यूक्रेन में जो इंडियंस थे पढ़ने वाले, या मान लीजिए किसी और देश में युद्ध जैसी कंडीशन होती है, तो इंडियन गवर्नमेंट उन्हें एयरलिफ्ट करती है, उन्हें भेजती है कि भाई उनको ले आओ वहां से। तो एक जो सिटीजन है ना, वो अपने देश से ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो कहीं फंस गया है तो इंडियन गवर्नमेंट उसको वहां से निकाल ले, है ना। तो इक्वल राइट्स है, और यहां पर हम गवर्नमेंट से क्या करते हैं बच्चे, सेफ्टी की एक जो एक्सपेक्टेशन है वह करते हैं, है ना। तो सेफ्टी सिक्योरिटी का जो भाव है वह आपका इससे जुड़ा रहता है। सेफ्टी, ये बात समझ में आई, इक्वल राइट्स है, सेफ्टी सिक्योरिटी की जो बात है ये जुड़ी होती है, ठीक है। लाइक अगर स्टडी आप यूएस में कर रहे हैं, वहां कोई प्रॉब्लम होती है तो वह इंडियन एम्बेसी से जो है वह कनेक्ट कर सकता है कि आप मेरी जो है वह मदद करें। या फिर अगर किसी तरह की प्रॉब्लम किसी देश में होती है तो आप देखेंगे कि पीआईबी पर इस तरह के कई, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, थोड़ा सा अपडेट रहा करो। आप देखेंगे कि पीआईबी पर सर्च कीजिएगा, जिन बच्चों के लिए ये नाम नया है, पीआईबी न्यूज गवर्नमेंट का है, डेली आपको इस पे जो गवर्नमेंट के करंट अफेयर में मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट इस पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दी कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे बच्चे जो कि इस देश में है और ये वहां की इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो वहां पे इंडियन एम्बेसी है, दूतावास है, उससे संपर्क करें, उससे कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, इस तरह की जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट देती है। तो हम सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वह अपने देश से चाहते हैं। अब नेक्स्ट देखो कि एक देश के, अब हमने इक्वल राइट्स की बात कर ली, ठीक है। तो राइट्स का मतलब क्या, राइट्स की हम बात कर रहे हैं कि देखो आप सिटीजन हो, सिटीजन हो आप, है ना। आप अगर सिटीजन है तो सिटीजन होने के नाते आपको कुछ राइट्स जो है वह मिलते हैं, ठीक है। एक सिटीजन होने के नाते बच्चे आपके पास कई तरह के जो राइट्स है वह होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से राइट होंगे, जैसे कि आपके पास पॉलिटिकल राइट्स होंगे। आपके पास कौन से राइट होंगे, पॉलिटिकल राइट्स होंगे। पॉलिटिकल राइट्स लिखते जाइए, साथ साथ में नोट्स बनाएंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो ज्यादा क्लियर होंगे और आप लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि पॉलिटिकल राइट्स जो है वह आपके पास होंगे। पॉलिटिकल राइट्स अगर आपने अब तक पढ़े हो, इसका मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल राइट्स का मतलब है कि जो सिटीजन्स है, हम और आप हैं, वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन कर सके, इसके लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल, पार्टिसिपेशन कैसे करोगे, राइट टू वोट। तो पॉलिटिकल राइट का क्या एग्जाम्पल हो गया, राइट टू वोट। अगर आपकी एज जो है वह 18+ है, देन आपका जो वोटर आईडी है वह बन जाएगा और ये पॉलिटिकल राइट आपके पास होगा, है ना। आगे हम बात करेंगे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की, एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वह बेस है डेमोक्रेसी का, है ना, इक्वालिटी का,
तो ये चीज आपको याद रखनी है। सो पॉलिटिकल राइट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास जो है सिविल राइट है, लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो सिविल राइट से जो एक नागरिक को मिलने ही चाहिए, सिविल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हर एक देश के सिटीजन्स को हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री ने अलग अलग राइट दिए हैं, और ये सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री ये वेरी कर सकता है, ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी हर एक कंट्री ने, जैसे कि अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, सभी जगह में क्या हुआ है, हर एक जगह पर जो देश है उन सभी देशों ने अपने सिटीजन्स को कुछ कुछ राइट्स दिए हैं। हाँ, राइट्स में एक डिफरेंस हो सकता है कि जैसे अब इंडिया में राइट टू फ्री स्पीच है, चाइना में राइट टू फ्री स्पीच नहीं है। अगर वहां पर स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे तो उनको गोली भी आप मार सकते हैं, है ना। मतलब वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, ये सच्ची घटना है। कुछ स्टूडेंट, शायद आपने एग्जाम्पल सुना भी हो, और मेरी क्लास अगर उसके पहले की आपने डेफिनेटली सुना होगा, वहां पर जो कुछ स्टूडेंट्स है वह प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के आगे। इस गवर्नमेंट ने जिससे रोड सपाट किया जाता है ना, रोड रोलर, वो बिछवा दिया था, चलवा दिया था, तो सारे स्टूडेंट बिछ गए थे। तो इस तरीके से आप वहां पे कर लो, आप कर लो राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो हर एक देश आपका अगर कहे कि वो वहां पे सिविल राइट उसी लेवल पर देगा जिस लेवल पर इंडिया ने दे रखे हैं, या इंडिया अगर कुछ राइट्स नहीं देता, हो सकता है कोई और जो कंट्रीज है वो अगर उस राइट्स को दे रही है, तो यहां पर ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करेगा कि कोई जो गवर्नमेंट है वह अपने सिटीजन को कितने राइट्स दे रही है। क्लियर बच्चे? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है का सिविल राइट। ठीक है, अब देखो सोशियो इकोनॉमिक राइट, सोशियो इकोनॉमिक राइट, सोशियो इकोनॉमिक राइट। आप सोचिए ये क्यों जरूरी है? केवल इन दोनों से काम नहीं बनता, केवल इन दोनों राइट से काम नहीं बनता, क्योंकि जब तक आपके पास राइट टू एजुकेशन नहीं है, गवर्नमेंट आपको, ठीक है, रोजगार नहीं दे रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही है, तब तक आप राइट टू वोट का क्या करोगे, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या करोगे? राइट टू वोट या फ्रीडम ऑफ स्पीच की हम बात करें, इसका मतलब तब तक नहीं है जब तक आप एजुकेशन जो है इसके लिए वर्क नहीं करते। तो बेसिकली एक बात आपको याद रखना है, कोई भी जो अच्छी गवर्नमेंट होगी वह क्या करेगी, वह पॉलिटिकल राइट्स के बीच में, ठीक है, सिविल राइट्स के बीच में, पॉलिटिकल और आपके सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के बीच में, है ना, इन सभी के बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करती है। ये सारे ही जो राइट्स है वो आपको देने होंगे। ये बात समझ में आए कि कोई भी देश जो है और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उन्होंने अपने सिटीजन्स को काफी सारे राइट्स दिए हुए हैं, काफी सारे राइट्स दिए हुए हैं सिटीजन्स को। कंट्री टू कंट्री जो है वह वेरी करता है। स्पेशली हम पॉलिटिकल, सिविल, सोशियो इकोनॉमिक राइट की बात करते हैं। अब जैसे कि राइट टू मिनिमम वेज है, किसी देश ने दिया है, किसी ने नहीं दिया, इंडिया ने दे रखा है राइट टू मिनिमम वेज, राइट टू मिनिमम वेज। ठीक है, आपको न्यूनतम मजदूरी का अधिकार वाला जो है, अगर आप कोई काम करते हैं एटलीस्ट इतनी मजदूरी आपको मिलेगी, ये वाली बात है। तो बच्चे क्या है कि बेसिकली जो हमने बात की फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, तो ये जो राइट्स है वो सभी के पास कैसे है, इक्वल है, इक्वल राइट्स है। हर एक जो सिटीजन है वो बराबर है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर अंबानी है तो उनके एक वोट का 1 लाख काउंट होगा, और एक गरीब आदमी या कोई सब्जी बेच रहा है उसका जो एक वोट होगा वो एक ही काउंट होगा, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। सो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। पॉलिटिकल लिख लीजिए इस बात को आप चाहे तो, कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। तो डेमोक्रेसी का बेस आइडिया क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी। एंड व्हाट इज पॉलिटिकल इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी 1 पर्सन, लिख लो इस बात को, 1 वोट, पता नहीं कहां पूछ ले कैसे आ जाए, 1 वैल्यू। ठीक है, और पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वह क्या है, बेस है किसका, किसका बेस है, डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी का बेस है ये पॉलिटिकल इक्वालिटी है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्लियर? राइट्स क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे बच्चे कि सिटीजनशिप में ये जो राइट्स है वो आसानी से नहीं मिले। भारत में भी आप देखिए, जब अंग्रेजों से देश जो है वह, जब अंग्रेज
गुलाम बनाए थे, अंग्रेजों की हम कॉलोनी हुआ करते थे, उस वक्त अगर आप देखेंगे कि 200 वर्ष जो है वह हमने कोशिश की कि हमें जो ये राइट्स है वह मिल सके। और अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में होता है, और इसके 30 जो एक स्लोगन है वो लिख लो, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमने अपने प्रियम्बल में भी शामिल किया। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल वो फर्स्ट डायलॉग जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री होती है ना। तो आप लिख लीजिए कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, तो ऐसा नहीं है कि सिटीजन्स को ये जो राइट्स मिल गए वो एवे ही मिल गए कि चलो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लिबरल थी, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सोच रही थी सिटीजन्स के बारे में और इसलिए उसने उसको राइट दे दिए। राइट्स क्यों दिए? क्योंकि लड़ा गया। आप देखेंगे कि इसके बाद भी जब हमारा देश, अगर हम इंडिया की बात करें कि हम 200 वर्षों तक उनसे ही लड़ते रहे और अंग्रेजों से लड़ते रहे, और जब हम आजाद हुए तो हमारी लड़ाई अपने ही बीच में थी, हमारी लड़ाई अनटचेबिलिटी को लेकर थी, हमारी लड़ाई बाल विवाह को लेकर थी, चाइल्ड मैरिज को लेकर थी। तो जब हमारा देश आजाद होता है 1947 में, और आज हम बात करें 2025 की, कि जब 75 वर्ष बीत चुके हैं उसके बाद भी आज कई ऐसी इनइक्वालिटीज है जिससे देश सफर कर रहा है और हम अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज के लिए लड़ रहे हैं। अभी तक हम पहले जेंडर इक्वालिटी की बात करते आ रहे थे, अब लेकिन जेंडर इक्वालिटी की हम बात करेंगे तो केवल वुमेन, मेल फीमेल की बात नहीं होगी, अब ट्रांसजेंडर की भी बात होगी, अब एलजीबीटीक्यू की भी बात होगी, अब अदर्स की भी बात होगी, अदर्स की भी बात होगी। केवल मेल फीमेल, केवल फीमेल को मेल के बराबर जो राइट्स है वह दे दिए जाए, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिविल, केवल ये अब जेंडर इक्वालिटी का स्टेटस नहीं आएगा। इसमें आएगा कि जो भी पर्सन है सभी के लिए मिल सके, सभी जेंडर्स को इक्वली आप मान सके, उन्हें इक्वल राइट्स, इक्वली अपॉर्चुनिटीज दे सके। तो इंडिया में भी आप देखेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस भी दलित एंड वुमेन राइट्स, वुमेन मूवमेंट्स जो है वह होते रहे, दलित मूवमेंट्स होते रहे। 1970, 1980 के डिकेड्स की आप बात करेंगे जब SC/ST एक्ट आता है, उस वक्त भी क्या था कि स्पेशली आप अगर साउथ की बात करें तो उसमें जो सो कॉल्ड जो हायर कास्ट थी वो क्या कर रही थी, वो बहुत ज्यादा सप्रेस कर रही थी लोअर कास्ट को। डॉक्टर अंबेडकर ने अनटचेबिलिटी के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, अनटचेबिलिटी उन्होंने खुद फेस की कई जगह, जब उन्हें ट्रेन में उनके टिकट देखकर उतारा गया, कास्ट देखकर उतारा गया। वो इतने पढ़े, कहते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, आधुनिक भारत का मनु कहा जाता था। जब एक जो ऑफिस पे जो ऑफिस बॉय या फाइल वर्कर्स होते हैं जो फाइल रखने उठाने का काम करते थे, वो उनकी कास्ट के कारण फाइल फेंक के दिया करते थे, पढ़ लो कितना पढ़ना है, हमें तो कास्ट बात है। अब यही बात है सोशल मोरालिटी की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। सोशल मोरालिटी कहती है कि आप कास्ट बेस पर किसी को अनटचेबल डिक्लेयर कर दो, बट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ऐसे कैसे, जस्टिस है, इक्वालिटी है, आप ऐसा नहीं कर सकते, कास्ट और जेंडर के बेस पर आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसमें सोशल मोरालिटी वाला कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि देखो बच्चे, जो सोसाइटी के नॉर्म्स है, जो सोसाइटी के बिलीफ्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव चीजों को नहीं मानता, नेगेटिव को स्पेशली नहीं मानता। ठीक है, तो ये सिटीजनशिप के जो राइट्स है वो हमने बात कर ली कि देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी है ना। और आफ्टर आप देखेंगे कि 1947 जब इंडिया इंडिपेंडेंस स्टेटस जो है वह हो गया, और उसके बाद जब अपना 26 जन 1950 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, डेट ऑफ कमेंसमेंट की अगर हम बात करें, लागू होने की तिथि, और जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया उसके बाद क्या था कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 14 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, हम इक्वालिटी का टॉपिक आगे पढ़ेंगे, उसमें हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक जो एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन है सिटीजनशिप की, जरा लिखिए, मैं आपको डिक्टेट कर रही हूं, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लो जरा बच्चे, लिख लीजिए एक डेफिनेशन जो मैं डिक्टेट कर रही हूं, लिखो जरा। ये सिटीजनशिप की डेफिनेशन लिख लो। सिटीजनशिप इज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। कोई बच्चे अगर नोट्स बनाए तो मुझे जरूर भेजिएगा। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, where
where individual enjoy where individual enjoy certain rights, comma, perform certain duties, perform certain duties, and share a and share a collective political identity. कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से, है ना, पंजाब से बंगाल की खाड़ी तक हम सब एक है, ठीक है। इस तरह के स्लोगन आपने सुने, मतलब हमारी एक शेयर्ड एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, दैट इज इंडियन। सो आपने क्या लिखा, सिटीजनशिप इज अ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, है ना, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी वेयर इंडिविजुअल एंजॉय सर्टेन राइट्स एंड परफॉर्म सर्टेन ड्यूटीज। किसी पर्टिकुलर जो एक इंडियन है उसके पास कुछ राइट्स भी है तो उसे कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी होगी, जैसे उसे कॉन्स्टिट्यूशन को मानना होगा, जैसे कि उसे इक्वालिटी जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी की बात की गई है, आपको उसको मानना होगा, परफॉर्म करना होगा। तो कुछ ड्यूटीज है तो कुछ राइट्स भी है, ठीक है। एंड इसके अलावा हमें कलेक्टिव पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी है, पॉलिटिकल कलेक्टिवली क्यों कहा जा रहा है इसको, तो चाहे बंगाल का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे अरुणाचल का हो, चाहे कश्मीर का हो या तमिलनाडु का हो, क्या हो उसकी एक शेयर्ड पॉलिटिकल आइडेंटिटी। we all are Indians, we all are Indians, clear? So that is citizenship. एक बात मैं आपको बता देती हूं, ये मुझे पहले बताना था पर कोई बात नहीं, अभी समझ लो बच्चा। सिटीजनशिप की अगर मैं यूपीएससी रेलेवेंस की बात करूं, ठीक है, तो देखो जीएस पेपर 2 आईआर में ग्लोबल कॉपरेशन से रिलेटेड है, रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। जीएस पेपर 4 एथिक्स से रिलेटेड है, ग्लोबल एथिक्स, ड्यूटीज टुवर्ड ह्यूमैनिटी। ऐसे पेपर से रिलेटेड है लाइक वासुदेव कुटुंबकम की, जब हम बात करते हैं द वर्ल्ड इज वन फैमिली। इंटरव्यू की बात करेंगे तो इंटरव्यू में भी इस तरह की बातें। आगे हम एक ग्लोबल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह पढ़ेंगे कि अभी तक हम पॉलिटिकल कम्युनिटी, एक टेरिटरी की बात कर रहे थे कि कोई टेरिटरी में आप रह रहे हैं और अगर वहां की गवर्नमेंट है, वो पॉलिटिकल यूनिट है, वो पॉलिटिकल कम्युनिटी आपको एक सिटीजनशिप जो है वह प्रोवाइड कर देगी, है ना, राइट। तो बच्चों, डू यू कंसीडर योरसेल्फ ओनली एज एन इंडियन और ऑल्सो एज अ ग्लोबल सिटीजन? अगर न्यूयॉर्क के एक मॉल में अचानक से गोलियां चल गई, किसी ने फायरिंग कर दी और वहां पे 10 लोग मारे जाते हैं, 50 लोग मारे जाते हैं। रशिया के किसी मेट्रो स्टेशन पर इस तरह की कोई घटना हो जाती है, जैसे मुंबई में भी मेट्रो पे हमला हुआ था कसाब वाला, आपको तुरंत विद इन मिनट पता चल जाता है और आपकी संवेदनाएं, आपके इमोशंस उससे जुड़ जाते हैं। रूस यूक्रेन के बीच के वॉर की बात करें या और देशों के बीच की बात करें, ठीक है, इजराइल ईरान की बात कर ले, तो बच्चे यहां पर आप देखेंगे कि जब इस तरह के वॉर होते हैं, आपके कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट जो है, आपकी जो संवेदनाएं हैं, वो चीजें जुड़ जाती है, इमोशंस, है ना। तो हम अगर ये कहें कि हमें अपने देश से केवल मतलब है, ठीक है, आप फिर भी आपकी इंडियन जो है वो समझ में आता है सिटीजनशिप। लेकिन जब आप वासुदेव कुटुंबकम, जैसे G20 की थीम थी वासुदेव कुटुंबकम, जब आप इस तरह की बातें करते हैं, दैट डेफिनेटली एक ग्लोबल सिटीजनशिप की आप बात करते हैं कि नागरिकता जो है वो होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी बात इसमें लिखी हुई है कि थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, देखो अगर हम सिटीजनशिप को थ्योरीज ऑफ, स्टार मार्क करके इस बात को लिखो, ऑफ डेमोक्रेटिक query of democratic citizenship claim that citizenship that claim, पॉइंट्स बना के लिख रहे होंगे ना, बस उसी तरीके से इस पे इसे भी लिख ले, that the theory of democratic citizenship that claim that citizenship should be universal, citizenship should be universal,
ठीक है, तो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये क्या कह रहा है कि जो सिटीजनशिप है ये किसी देश की ना होकर ये यूनिवर्सल होना चाहिए, दैट एवरी पर्सन टुडे, दैट every person today accepted। आगे इसमें यह कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप का मतलब है कि जो सिटीजनशिप है वह यूनिवर्सल होना चाहिए और जो कोई एक व्यक्ति है उसे किसी न किसी देश की उसके पास सिटीजनशिप जरूर होनी चाहिए। यहां से आगे आप ग्लोबल सिटीजनशिप की बात करेंगे कि आपके पास किसी न किसी देश की सिटीजनशिप होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे कि आप रिफ्यूजीज की बात करेंगे, आप इलीगल माइग्रेंट्स की बात करते हैं, तो ये सारे लोगों के पास किसी तरह के राइट्स नहीं होते। तो यहां पर जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है इसका मतलब क्या है, डज दिस मीन that every person today should be accepted, should be accepted, प्लीज इसको स्टार मार्क करके लिखो, should be accepted as a member of one or other state, किसी ना किसी एक देश की वो जो सदस्यता है उसको क्या कर ले बच्चे, शुड बी एक्सेप्टेड, है ना। तो एवरी पर्सन की बात हो रही, तो ये क्या है, यहां पर डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की जो बात है वह करता है कि ये किसी ना किसी देश की जो सिटीजनशिप है बच्चे ये इसके पास होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है। अब आगे मैं आपसे बात करने वाली हूं, तो बेसिकली इसके की एलिमेंट्स क्या हो गए, सिटीजनशिप की हम बात कर रहे हैं बच्चा। सिटीजनशिप की अगर मैं आपसे कहूं इसके की एलिमेंट्स बता दो मुझे, सिटीजनशिप के की एलिमेंट्स क्या हो गए। सिटीजनशिप के की एलिमेंट्स क्या हो गए, मेन एलिमेंट्स याद करो। तो जैसे कि हमने यहां पर बात की राइट्स की, और राइट्स के अलावा इक्वल राइट्स की भी हम बात कर रहे हैं। सो दैट मीन्स इक्वालिटी, है ना, मेंबरशिप, राइट्स, इक्वालिटी, है ना, ड्यूटीज, आइडेंटिटीज, तो ये सारे क्या है इसके की सिटीजनशिप के की एलिमेंट्स है ये, ठीक है। तो मेंबरशिप होना मतलब, मेंबरशिप मींस किसी स्टेट का हिस्सा है आप, किसी स्टेट के आप मेंबर हैं। लाइक आप जापानीज हैं, आप जर्मन से, ठीक है, आप अमेरिकन से, आप इंडियन है, तो मेंबरशिप का होना जो है वह जरूरी है। जब हम राइट्स की बात करेंगे तो पॉलिटिकल, सोशल, सिविल राइट्स, ये सब आपको इक्वली जो है वह मिलने चाहिए। इक्वली आपको मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, डेफिनेटली मिलने चाहिए, है ना। सो चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप जो है आखिर इसका मतलब क्या है। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप आखिर क्या है, हेडिंग डालिए फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। सिटीजनशिप की बात हो गई ना बच्चे, आगे डालिए फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो इसका जो मतलब है आखिर वह क्या है, ठीक है। तो देखो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कुछ केस स्टडीज। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप को समझने के लिए, समझाने के लिए हम कुछ बातों का सहारा लेंगे।
लाइक मैं आपको कुछ केस स्टडीज बताऊंगी, माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बताऊंगी, है ना। तो चलिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड माइग्रेंट्स वर्कर। एक बात बताओ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देश में कहीं भी आने जाने फ्रीली मूवमेंट के लिए परमिशन है या नहीं है? डेफिनेटली है ना परमिशन। कौन सा आर्टिकल है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हो तो बोला नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बच्चे फुल एंड इक्वल मेंबरशिप में हम देखें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड माइग्रेंट वर्कर। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट freedom of movement and migrant worker। पहले मैं आपको अगर मैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करूं तो इसका मतलब तो आप समझ गए, मूवमेंट का मतलब क्या है? एक जगह से आप दूसरी जगह चले गए। जैसे कि आप बिहार से या यूपी से या एमपी से आप कहां चले गए? दिल्ली। आप भी आ गए, स्टूडेंट थे, आप भी आ गए मुंबई। मतलब इस तरह की जगह, इस तरह के स्टेट चले गए जहां आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी। आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं कि यहां पर आपके लिए थे बच्चे पुश फैक्टर, जो आपको धक्का दे रहे थे कि यहां से जाओ। मान लीजिए एजुकेशन हेल्थ जो है वह कम है, आपको क्या चाहिए? अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए था, हेल्थ अच्छी चाहिए थी, तो आपने क्या किया? आप बेटर ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या किया? आप दिल्ली आ गए, है ना। तो यहाँ पर क्या बच्चे? मूवमेंट हो गया। अब आप देखेंगे कि आप अस्थायी रूप से रुक भी जाते हैं, काम करने के लिए रुक गए, आपको वहां पे क्या कह दिया? प्रवासी कह दिया, ठीक है। अस्थायी रूप से आप रुक जाते हैं। तो माइग्रेंट वर्कर क्या है कि जैसे आप सबसे ज्यादा देखेंगे कि यूपी बिहार से जो लोग हैं वह महाराष्ट्र जाते हैं काम करने के लिए, दिल्ली उसके बाद है। काम करने की अगर हम बात करें, क्योंकि मुंबई में ज्यादा औद्योगिकरण है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वह ज्यादा है, तो इसलिए जो वर्कर्स है वो कहा जा रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो कहां चले जा रहे हैं? तो वो जा सकते हैं ना दूसरी जगह काम की तलाश में, बिल्कुल चले गए। अब बच्चा, जो प्रॉब्लम है, यहां पे एक प्रॉब्लम शुरू होगी, उस प्रॉब्लम को आप समझेंगे और फिर आप फुल एंड इक्वल मेंबरशिप को समझ पाएंगे। अब यहां पर जो दिल्ली और मुंबई के लोकल लोग थे, समझो इस बात को, यहां पर जो ये लोकल पीपल थे, इनको हो गई प्रॉब्लम। इनको क्या प्रॉब्लम है? मुंबई के लोग कह रहे हैं मुंबई फॉर मुंबई कार्स, मुंबई मुंबई वालों के लिए, मुंबई फॉर मुंबई कार्स। दिल्ली में हालांकि ऐसा, हाँ, दिल्ली दिल वालों की, इस तरह के आपने फ्रेज जरूर सुने होंगे, पर ऐसा नहीं कहा कि दिल्ली में केवल दिल्ली के लोग रहेंगे, क्योंकि दिल्ली का जो कल्चर है वो कह देते हैं फ्लावर पॉट कल्चर है। ना केवल यहाँ पर पूरे भारत से लोग मिल जाते हैं, बल्कि लगभग हर देश का आदमी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चे कि यहाँ का तो जो कल्चर है वो फ्लावर पॉट कल्चर है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि यहाँ के जो लोकल्स है बच्चे, जैसे कि अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई मुंबई वालों के लिए, या यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है सन ऑफ द सॉइल, इस मिट्टी के जो लोग हैं, इस मिट्टी के जो बेटे हैं, उसको काम मिलना चाहिए। तो लोकल लोगों को क्या प्रॉब्लम है कि जो अदर्स आते हैं, जो माइग्रेंट आ रहे हैं, माइग्रेंट को ये क्या कह दे रहे हैं? अदर्स, आउटसाइडर। तो ये जो आउटसाइडर है ना, ये जॉब पे कब्जा कर ले रहे हैं, ये इनके रिसोर्सेस को शेयर करते हैं और इससे यहां पर दिक्कत होती है। अब तो यहां पर बच्चे, जो ये मुंबई वालों की, मान लीजिए ये जो आउटसाइडर वाली प्रॉब्लम है, और आप यहां से अगर जो माइग्रेंट वर्कर्स है, अगर आप इन वर्कर्स को भगा दोगे, तो आप देखेंगे कि एक बार एक पार्टी ने ऐसा किया था और जबरन वहां से लोगों को निकलने के लिए कह दिया था। गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने हस्तक्षेप, इंटरफेयर इस बात में किया और कॉन्स्टिट्यूशन फिर से याद दिलाया। तो भाई, अगर कोई स्टेट ऐसा कहेगा कि इस स्टेट की बाउंड्री में केवल स्टेट के लोग हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की मोरालिटी तो नहीं हो जाएगी ना,
किसी पार्टी की जो मोरालिटी है, किसी पार्टी के जो प्रिंसिपल्स है, किसी देश के, मतलब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स थोड़ी हो जाएंगे। तो यहां पर बच्चे क्या है कि अगर हम दिल्ली मुंबई की बात करें या फिर हम किसी भी जगह किसी अन्य देश की भी बात करें, जैसे कि अभी यूएस क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है, हर चीज को एकदम प्रोटेक्टिविज्म उसने कर रखा है, संरक्षण कर रखा है। जैसे कि याद करो जब जब जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने हमें अपना गुलाम बना रखा था, उस वक्त उसने क्या किया था, संरक्षणवाद। और इसके चलते क्या कर रहा था वो, इसके चलते क्या कर रहा था कि उसके यहाँ के जो कपड़ा उद्योग है उसको संरक्षण कर रहा था, टेक्सटाइल जो उसकी इंडस्ट्रीज है, और वहां का सारा सामान इंडिया भेज रहा था, इंडिया से केवल रॉ मटेरियल जा रहा था। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि जो ब्रिटेन है वह करता किया उसने, और इंडिया जैसा रिच उसके पास कॉलोनी था, जैसा कंट्री था जो कि गुलाम था, है ना। और इसीलिए कहते हैं लोग, क्वेश्चन करते हैं कि इंग्लैंड में ही आखिर जो रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहली औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, आप हिस्ट्री में इस बात को पढ़ते हैं तो सॉरी। तो यहां पे चलो खैर वापस आ जाते हैं। तो अभी अभी आप देखेंगे कि यूएस में जो बार बार बयान आ रहा है उसमें कह रहा है कि अब अभी तक हो गए गूगल के सीईओ जो है वो कोई इंडियन मूल का होगा, अब आगे नहीं, अब जैसे इंडियंस को मत दो जॉब, मत दो इंडियंस को, ये यूएस वालों की जॉब ले रहे हैं, यूएस वाले कहां जाएंगे, ये बात क्या हो गई। अब ये चीज ग्लोबल सिटीजनशिप के खिलाफ है। यहां तो अब इंडियन सिटीजनशिप से आगे के मैं आपको ये एग्जाम्पल्स दे रही हूँ बच्चे। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें और यूएस ऐसा अगर प्रोटेक्टिविज्म करता है किसी जॉब को लेके, या किसी जो अभी पर्टिकुलर कर रहा है कि वीजा और सारी चीजों को कर रहा, यूएस की सिटीजनशिप को बड़ा महंगा बना दिया ट्रंप ने। गोल्डन कार्ड जो है वो लॉन्च कर दिया कि अगर कोई जो है वह इतने अरब रुपए हमें दे देगा, हम उसको सिटीजनशिप दे देंगे। देगा तो वही ना जिसके पास पैसा होगा। तो आप क्या कर रहे हो, जो कैपिटलिस्ट जो रिच लोग हैं आप उसको सिटीजनशिप के लिए आप बुला रहे हो, और जो गरीब लोग हैं या फिर ऐसे लोग हैं कि जो नहीं वो सिटीजनशिप को अफोर्ड कर सकते आप उनको भगा रहे हो। सो बेसिकली ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है कि यूएस की सिटीजनशिप को बड़ा ही वैल्यूबल और इंपॉर्टेंस जो है वह बना देना। ओके, सो नेक्स्ट देखो कि बच्चे यहां पर क्या किया जाता है ना, कि एक और एग्जांपल इसका देखो, एक और एग्जांपल मैं आपको इसका बता देती हूं। जैसे कि अब यहां पर बच्चे जो अंतर करते हैं ना लोग, यहां पर जो वर्कर्स पे अंतर होता है ना, ये दो तरीके का अंतर हो जाता है। क्या, अब कोई कंपनी अगर आपके यहां आ रही है, किसी गांव में कोई कंपनी जा रही है, समझिएगा इस बात को, पता है कंपनी है, एम्प्लॉयमेंट देगी, कोई प्लांट लगेगा, 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पे ट्रेन और बाकी जो सुविधाएं हैं वो मतलब बहुत सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चे कि अगर स्किल माइग्रेंट है, जैसे कि स्किल्ड है जिसको काम आता है, जैसे कि इंजीनियर है या डॉक्टर्स हैं, अगर वो गांव में या फिर ऐसी जगह पर जा रहे हैं, वो अगर माइग्रेट करें तब आपको दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है पुअर लोगों से कि वर्कर अगर वहां काम करने के लिए आ गया तो आपने उसको ऐसे हे दृष्टि से देख लिया कि भाई तुम यहाँ काम करने कैसे आ गए, जाओ बिहार यूपी एमपी या किसी अपने ही स्टेट में काम करो, दूसरी जगह पे अपॉर्चुनिटी तुमने कैसे तलाश दी। तो यहां पर बच्चा अब आप बताओ कि क्या इक्वल मेंबरशिप पर एक क्वेश्चन मार्क जो है वह नहीं लग जाता। हमने क्या किया बच्चे, इन दोनों में भेदभाव कर दिया। स्किल्ड और रिच है, हमने उससे कहा आइए आइए आपका स्वागत है। जैसे कि आप देखेंगे आप हमेशा अपने से बड़े से पहचान बनाना चाहते हैं और जो गरीब है उसको छिड़क देते हैं, दूर भगा देते हैं। तो इन्हें क्या किया जाता है, अनवेलकम्ड की तरह देखा जाता है, अनवेलकम्ड की तरह देखा जाता है और सोचते हैं ये चले जाए, ये बने रहे। जैसे कि अगर आप बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर का जो सिलिकॉन वैली है वहां पर क्या पूरे देश से जो इंजीनियर्स है वो वहां पर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो भाई बड़ा मजा आ रहा है कि पूरे देश के जो ब्रिलियंट माइंड है या फिर हमारे पास है सारे टेक्निकल माइंड, तो वहां पर क्या कि आप स्किल्ड जो वर्कर है ना, आप स्किल्ड जो माइग्रेंट है उसको तो आप वेलकमिंग कर रहे हो, बट जो पुअर है अनस्किल्ड है वो आपके लिए अनवेलकम की तरह हो गया। तो अब यहां पर मैं आपसे पूछूंगी इस पूरे केस में इक्वल मेंबरशिप कहां चली गई, बताइए। अब यहां पर इक्वल मेंबरशिप पर एक क्वेश्चन मार्क लग गया इस कंडीशन में। ये फुल एंड इक्वल मेंबरशिप नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, राइट टू प्रोटेस्ट।
नेक्स्ट देखो, राइट टू प्रोटेस्ट। राइट टू प्रोटेस्ट, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को समझो। आप देखिएगा बच्चे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है इनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है। जो माइग्रेंट वर्कर्स है अगर इनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है, तब क्या ऐसे में आप कहेंगे कि इक्वल मेंबरशिप दी गई? और तब इनको इन माइग्रेंट वर्कर के पास इस अनफेयर ट्रीटमेंट की दिशा में क्या इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट है? क्या आप अगर ये आवाजें उठाएं कि हमारे यूपी और एमपी के जो लोग हैं, बिहार के लोग हैं, वो महाराष्ट्र में जाके आवाजें जो है वो उठा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं कि हमें जो है भाई यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, अनफेयर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तब क्या इनके पास राइट होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होने चाहिए। जैसे कि आप देखेंगे कि फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हालांकि वो उनकी डिमांड्स जो है वो अलग है। तो बच्चे डेमोक्रेसी में फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का एक कॉन्सेप्ट जो है वह दिया जाता है। डेमोक्रेसी इक्वल्स टू, डेमोक्रेसी में अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये सॉल्यूशन आपको कैसे मिलेगा? डेमोक्रेसी में आपको सॉल्यूशन जो है वह मिलेगा डिस्कशन से एंड नेगोशिएशन से। आपको डिस्कस करना पड़ेगा, डिस्कशन से एंड आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको, तब आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको वॉयलेंस 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 ये नहीं कर रहा है। तो डेमोक्रेसी में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा वह किससे मिलेगा बच्चे? ये आपको मिलेगा डिस्कशन से, ये आपको मिलेगा नेगोशिएशन से, ये आपको वॉयलेंस से नहीं मिलेगा। तो डेमोक्रेसी में सॉल्यूशन हमेशा आप राइट टू प्रोटेस्ट, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये डेमोक्रेसी का जो है वह एक सॉल्यूशन हो सकता है। वॉयलेंस डेमोक्रेसी का जो सॉल्यूशन है वह नहीं हो सकता। क्लियर? ये फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। एक केस स्टडी मैं आपको बताती हूं, एक केस स्टडी हम देखते हैं, ठीक है। आप सभी ने धारावी सुना होगा। हम लोग मुंबई गए थे, और जब मुंबई गए बच्चे तब हमने देखा कि जब जो प्लेन है वो लैंड कर रहा था, ऐसे में बहुत लंबे समय तक हमें, अब चूंकि नीचे उतरता है, बस उतरने ही वाला था, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि बहुत लंबे समय तक जब हमें ये झुग्गियां दिखती रही तो ये सोच लिया, पता नहीं था कि जस्ट एयरपोर्ट के बगल में ही, और ऐसा पढ़ा भी हो, लेकिन जब सामने से देखो तो अलग चीजें समझ में आती है ना, कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ा, आगरा में ताजमहल है, जब देखने जाएंगे तब पता चलेगा, दिल्ली में लाल किला है, जब देखने जाएंगे तब चीजों को पता चलेगा कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो जब गए तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि ये धारावी है, क्योंकि इतना बड़ा स्लम नहीं हो सकता, जनरली तो इतना बड़ा स्लम नहीं। आप देखेंगे कि भाई ये बिगेस्ट स्लम है, जहां पर कि आप देखेंगे 2 किलोमीटर का जो एरिया, 2.1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है बच्चे, 7 से 10 लाख लोग जो है वह रहते हैं, 7 से 10 लाख लोग जो है वह रहते हैं। अब आप कहें कि यहां पर जो है वह अपराध है, आप कहें कि जो क्राइम रेट है वो यहां पर है, ठीक है, आप कहें कि ये जो स्लम है वो हटा दे, तो मुंबई के घरों में काम कौन करेगा? यहां से ही जो वर्कर्स है सारे वो मुंबई में फैले हुए हैं, ठीक है। यहां से ही चाहे हम कुक की बात करें, साफ सफाई करने वाले लोगों की बात करें, ड्राइवर्स की बात करें, या अदर वर्कर्स की बात करें, ये मुंबई में ये सारे यही लोग तो है। तो बच्चे क्या है ना कि अब आप क्या कर रहे हो कि अगर समाज में अपराध बढ़ जाते, क्राइम बढ़ जाते, आप इनको दोष दे रहे हो। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछती हूं कि अगर देखो ये जो स्लम्स हैं, जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, अगर हम यहां पर स्लम स्लम डिवेलपर्स की बात करें तो
झुग्गी झोपड़ियों की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आएगी बच्चे कि ये जो स्लम्स है ये इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा तो है, लेकिन ये कैसे देखे जाते हैं? अनवेलकम की तरह देखे जाते हैं। इनको आउटसाइडर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है कि ये तो आउटसाइडर है। इनको घुसपैठिया कहा जाता है। इनको इनक्रोचर्स जो है वह कहा जाता है। ठीक है। कई एनजीओज है जो यहाँ हेल्थ एजुकेशन इक्वल राइट्स, कई एनजीओज हैं जो यहाँ पर हेल्थ की, एजुकेशन की, इक्वल राइट्स की, इनके पास भी जो इक्वल राइट्स है वह होने चाहिए। इन्हें भी पीने का साफ पानी की बात करते हैं। मैं आपको एक कंडीशन अगर बता दूं यहाँ पर कि कई यहाँ पर ऐसी गलियां और ऐसी जगह पर है जहां पर सूरज की जो रोशनी है वो नहीं पहुंचती, बहुत अंधेरी गलियां है ना, तो जो सनलाइट है यहाँ पर नहीं जाती। आप देखेंगे कि 10 फैमिली पे आपके घर में अगर 5 लोग आ जाए एक्स्ट्रा, तो आपके घर में जो मान लीजिए कि अगर आप 3 BHK में भी जैसे कि 3 BHK है मेरा, ठीक है, आपको यहाँ पर 2 वॉशरूम्स मिल जाएंगे, 2-3 लोगों के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर घर में 20 लोग आ जाए तो फिर क्या हो, दिक्कत हो जाएगी। वही बात है बच्चे कि आप देखो 10, 20 और 30 फैमिली पर समझना है इस बात को, एक वाटर, ठीक है, एक यहां पर आपने पंप दे रखा है, 10 मिनट के लिए आप पानी भर सकते हैं। 30 लोगों की फैमिली पर एक टॉयलेट है, 30 लोगों की फैमिली पर एक टॉयलेट है। आप खुद सोचिए इनके पास क्या इक्वल राइट्स है। तो यहां पर फुल एंड इक्वल मेंबरशिप कहां चली गई? तो इसमें बात होती है बच्चे कि अगर आपको इक्वल राइट्स की बात करनी है, आप सबसे पहले यहां पर इक्वल राइट्स जो है वो लेकर आओ, ठीक है। तो इसमें देखो इक्वल राइट्स में ये हो गया। इसके अलावा फुल एंड इक्वल मेंबरशिप में एक और बात मैं आपको बताती हूं, ठीक है। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप में एक केस स्टडी हमने देख ली, ठीक है। चलिए आइए 2-3 बातें और हम समझ लेते हैं। ये मैंने कॉपी की है, बाकी आपकी वॉल स्लाइड जो है बच्चे वो सुरक्षित है, ठीक है। चलो यहां पर 2 बातें और समझो कि जब हम स्लम की बात कर चुके, अब ऐसे ही हम यहाँ पे फुल एंड इक्वल मेंबरशिप पे बात करते हैं ट्राइबल ग्रुप्स की, ठीक है। स्लम्स की बात हमारी हो गई। तो क्या जो स्लम्स थे यहाँ पे इक्वल मेंबरशिप थी? अब ये आपका होमवर्क है, मैं यहाँ पे स्टार बना देती हूँ। आपको स्लम्स की जो प्रॉब्लम्स है उसको देखना है, मुझे भेजिएगा। ये आपका होमवर्क है और आप देखेंगे कि ये इन बस्तियों की प्रॉब्लम्स और गवर्नमेंट इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स कर रही है, आपको मेन ये मुझे बताना है, लिख के भेजिएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स एंड प्लस गवर्नमेंट की स्कीम्स। कई लोग चुनाव केवल इस बात पे जीत जाते हैं कि वो धारावी जो है उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो बच्चा लिख ले वो मुझे यहाँ पर जरूर भेजे, @मंजू चौधरी PWUPSC वाला, ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहां आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ आप मुझे भेजिएगा, है ना। एक होमवर्क मैंने और दिया है कि मोरालिटी वर्सेस लॉ आपको लिखने की कोशिश करना है। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पर स्लम्स की बात कर रहे थे। अब आगे देखो बच्चा, अब यहीं पर मैं आपको ट्राइबल्स की केस स्टडी बताऊं। ट्राइबल्स, ट्राइबल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप समझ पा रहे हैं क्या है? ट्राइबल्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मुझे जो समझ में आती है, जैसे कि मान लीजिए जो इंडस्ट्री लग रही है, जो प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, पौधे वाले प्लांट्स नहीं, ये पावर प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ, अदर कोयला प्लांट्स की बात कर रही हूँ। तो बच्चे जब ये लगाए जाते हैं तो उनकी जमीन, उनकी जो जंगल है जहां वो रह रहे हैं वो उनसे छिन जाता है, तब इनके राइट्स कहा जाते हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है वह होना चाहिए, तो डेवलपमेंट किसका, ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप क्या इनके पास है। तो माइनिंग, डैम प्रोजेक्ट, टूरिज्म, माइनिंग, डैम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड टूरिज्म,
तो यहां पर ये सारे क्या है, ये ट्राइबल्स के लिए थ्रेट का काम करते हैं। खतरा है नहीं है, ये ट्राइबल्स के लिए क्या है बच्चे, एक थ्रेट का काम करते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूं, पढ़िएगा इसको। यूपीएससी करने वाला बच्चा डिपेंडेंट नहीं है केवल इस बात पे कि टीचर जितना पढ़ाएगा उतना ही पढ़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ाया, यूपीएससी ने कई बार पूछा, प्रीलिम्स मेंस ऑल्सो। आपको इस तरह के जो आंदोलन जब भी लगता है कि यार ये इंपॉर्टेंट है, इतना फोन चलाते हो, इतना फोन चलाते हो, कम से कम थोड़ा सा यहाँ पर फोन सही तरीके से फोन चलाया करो, 5-10 मिनट ये देख लिया कि देश दुनिया में चल क्या रहा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप नर्मदा बचाओ आंदोलन भी देखेंगे, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कि ऑलरेडी चारों तरफ के इतने वो वाली जमीन, वो फर्टाइल वो डूब गई जिसपे किसान खेती किया करते थे। अब अगर मान लीजिए डैम की और ऊंचाई बढ़ाई गई और जगह डूब जाएगी, तो यहाँ उनका रिप्लेसमेंट होगा, फोर्सफुली आप उनको भगाओगे, फिर तो मुआवजा भी नहीं दोगे, वो कई साल लड़ते रहेंगे। एक तो उनकी जगह से, आप सोचिए आपको आपके घर से निकाल दिया जाए, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको निकाल दिया गया, सोचने वाली बात है। वही कंडीशन तो इनकी है ना। हाँ ठीक है, चलो ब्लेस्ड है कि हम लोग इसमें शामिल नहीं है, बट प्रॉब्लम तो है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चे कि जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, तो विकास और विस्थापन की जो बात आती है, एक तरफ आप बात कर रहे हो डेवलपमेंट की और दूसरी तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी तरफ हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो ये लोग जो भगाए जा रहे हैं, जिसका डिस्प्लेसमेंट आप फोर्सफुली कर रहे हो, इनके राइट्स कहा जाएंगे। तो क्या है, ये स्लम्स की बात, हमने ट्राइबल्स की बात कर ली, इनके पास प्रॉब्लम है नहीं है। तो इक्वल राइट्स के केवल डेवलपमेंट वाले लोगों के लिए है या हम आपके लिए है, केवल किसके लिए है? तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड लाइवलीहुड जो है वह भी होना चाहिए और इन दोनों में एक बैलेंस बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्राइबल्स और ये सबके साथ साथ प्लस होना चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ आजीविका, लाइवलीहुड, किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, एंड कल्चर। ठीक है, तो आप डेवलपमेंट भी करो और ये भी करो, बट यहां पर इन दोनों चीजों में एक जो बैलेंस है वो बनाकर रखें। प्लीज आप मुझे आज मैंने समझ में आ गया, आगे चलते हैं। एक बात और समझो, मैंने आपको बताया यूपीएससी रेलेवेंस सिटीजनशिप का। सिटीजनशिप की दो चीजें हैं जो आपको पढ़नी होती है। सिटीजनशिप के दो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, एक जो मैं पढ़ा रही हूं ये कॉन्सेप्ट है कि सिटीजनशिप क्या है, नोशन क्या है, यूनिवर्सल और बाकी चीजें क्या है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बात कहाँ की गई है, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन वाला टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि सिटीजनशिप के लिए क्या प्रावधान, क्या प्रोविजन किए गए हैं। ठीक है, चलिए तो आइए थोड़ा, वैसे देखो ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ना बच्चा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहीं नहीं की गई, लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे, आप देखिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 और आर्टिकल 5 to 11 में कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप की जो बात है वह की गई है। और यहां पर ये जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। यूनियन गवर्नमेंट जो है उसके पास अथॉरिटी है कि वह सिटीजनशिप को लेकर जो सारी चीजें हैं वह बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बच्चा एक चीज याद रखो, है ना, देखो मैं फिर बताती हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको सिटीजनशिप की बात है, आपका के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 में। ठीक है, लेकिन एक बात समझो, आर्टिकल 5 to 11 जो है ये केवल ये बताता है कि डेट ऑफ कमेंसमेंट, दैट मींस 26 जैन 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ था, इस दिन को आइडेंटिफाई करता है कि इंडिया के जो सिटीजन है वो कौन थे। तो यहां पर जो इंडियन थे उसको आइडेंटिफाई करने का काम 5 to 11 ने किया है। आगे सिटीजनशिप लॉस कैसे हो जाएगा,
सिटीजनशिप को एक्वायर कैसे किया जाएगा, सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, कैसे जाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता। इसके लिए है बच्चा आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955। सिटीजनशिप एक्ट करंट अफेयर में आप सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट एक्ट 2019 वो भी आप पढ़ते हैं। एक बात फिर समझ लो, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह लॉस और एक्वाइजेशन जो है आप किस तरीके से एक्वायर करोगे ये नहीं बताता। सिटीजनशिप एक्वायर करने की जो और लॉस करने का ठीक है बच्चे। अब आइए 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्या है, आइए एक बार मैं आपको बता दें। 5, 6, 7, 8 है ना, 9 समझो। 11 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 11 है वो कहता है टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए जो लॉ बनाए जाएंगे वो पार्लियामेंट बनाएगा। और इसीलिए बच्चे इसी का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया कि 26 जैन और 1950 के बाद सिटीजन कौन होगा, कैसे आइडेंटिफाई होगा, इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया गया। ये क्लियर हो गया। 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट जो है ये रेगुलेट करेगा कि सिटीजनशिप जो एक्ट है, ठीक है, सिटीजनशिप जो है वह किस तरीके से मिलेगी जाएगी, लॉ ये बनाएगा। एक बात और मैं आपको बता देती हूं, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे देश में। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब है कि अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप को एक्वायर किया, इंडियन सिटीजनशिप आपकी चली गई, एक चीज मिली दूसरी चीज चली गई, तो आपके पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अगर मैं इसके यूएस से कंपैरिजन करूं तो अमेरिका में, मतलब यूएस की अगर मैं बात करूं तो यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, मतलब आप यूएस के भी सिटीजनशिप है और पर्टिकुलर जो उसके स्टेट से आपके पास उसकी भी सिटीजनशिप है, तो वहां पर जो राइट्स है आपके पास स्टेट का भी होगा, यूएसए का भी होगा। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। एक वीडियो वायरल था कुछ दिन पहले, एक जैसे कि आप किसी देश की सिटीजनशिप को अगर एक्वायर कर लेते हैं तो आप कोई जश्न मनाते हैं या मतलब सब नहीं है ना, कुछ लोग थोड़ा सा दिमाग से पैदल। तो उसने क्या किया था कि न्यूजीलैंड की शायद उसने सदस्यता ग्रहण की थी, तो वो एक टी शर्ट पहने हुए था जिसपे हाँ इंडिया की टी शर्ट पहने हुए था, तो इंडिया की टी शर्ट को उतारा, हवा में उछाला, फेंक दिया, नीचे जो टी शर्ट निकली वो न्यूजीलैंड की थी। तो वो सिटीजनशिप बता रहा था कि भाई मुझे इस देश की सिटीजनशिप मिल गई। तो अब इंडियन सिटीजनशिप तो भाई उसकी चली गई है ना वैसे भी। तो इसमें क्या है कि अगर आपने पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग citizenship of a foreign state not to be citizens, अगर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप को ले लिया, आपको ऐसा नहीं है कि अब अलग से कोई आवेदन करोगे कि अब मेरी भारतीय नागरिकता खत्म कर लो, अपने आप खत्म हो गई। क्योंकि अगर आपने वॉलंटरी जो है एक्वायर किया है किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को, आप इंडियन सिटीजन नहीं हो। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन सा आर्टिकल है जो कि सिंगल सिटीजनशिप के लिए, दैट इज आर्टिकल 9। ठीक है, चलिए आर्टिकल 10 कहता है कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप। ये कॉन्टिन्यू का मतलब क्या है, मतलब एक बार आपके पास नागरिकता है तो वो नागरिकता आपकी बनी रहेगी जब तक कि कोई अगला नियम लाकर, अगला लॉ लाकर आपकी नागरिकता किसी तरह से खतरे में ना आए। तो इसमें जो कॉन्टिन्यूएंस की बात है वो आर्टिकल 10 में की गई है। 5, 6, 7, 8 आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ तो होमवर्क होना चाहिए। अब देखो, जैसे कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, थोड़े थोड़े जल्दी जल्दी, थोड़ा जब एप्लीकेशन आता है तो दिमाग पे जोर आता है, आना भी चाहिए। डिटेल ऑफ ऑन हाउ सिटीजनशिप में बी एक्वायर एंड टर्मिनेट आर, डिटेल ऑन हाउ सिटीजनशिप में बी एक्वायर एंड टर्मिनेट। मैंने आपको कहा कि सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजनशिप के
पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में जो बातें की गई है वो डिटेल है। मैंने कहा डिटेल नहीं है, उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट है 1955। पार्ट 2 तो केवल ये बताता है बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जब पढ़ते हो ना तो बिटवीन द लाइन आप इस कॉन्सेप्ट को खुद ही खा जाते हो कि भाई जो पार्ट 2 है ये केवल ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम डेट ऑफ कमेंसमेंट की बात करें तो इस दिन जो है, इस दिन के लिए आइडेंटिफाई इसने किया था कि आखिर इंडियन सिटीजन जो है वह कौन होंगे, इंडियन जो है वह कौन होंगे, ये आइडेंटिफाई करने का काम पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 करता है। इसके अलावा आपकी सिटीजनशिप लॉस कैसे होगी और आपकी सिटीजनशिप जो है एक्वायर्ड कैसे होगी, लॉस के 3 तरीके, एक्वाइजेशन के 5 है ना, ये तरीके आपके सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लिखे। और आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप को रेगुलेट करेगा किसी लॉ के द्वारा, तो सिटीजनशिप एक्ट पार्लियामेंट ने बना लिया। ठीक है, चलो ये तो वही है। एक क्वेश्चन और देखो, विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, 4, 5, 8 और 9। ठीक है, बस इस तरीके से। ओके, सो फुल एंड इक्वल मेंबरशिप की बात हमारी हो गई, कुछ केस स्टडीज की भी मैंने आपसे बात कर ली। ठीक है, आइए थोड़ी सी बात सिटीजन और नेशन की करते हैं। सिटीजन एंड नेशंस। सिटीजन एंड नेशन, आप इस बात को कैसे महसूस कर पाते हैं कि आप एक ही देश के नागरिक हैं? आप इस बात को कैसे महसूस कर पाते हैं आप एक ही देश के नागरिक हैं? तो आप देखेंगे कि नेशन स्टेट आइडेंटिटी जो है, नेशन स्टेट आइडेंटिटी, नेशन स्टेट जो आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आपके अंदर ये जो आइडेंटिटी वाला भाव है ना कि हम इस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है, तो ये जो गंगा बह रही है ये हमारा कल्चरल इंपॉर्टेंस है कि भाई गंगा का हमारे जीवन में, गंगा रिवर की अगर हम बात करें है ना, तो हम केवल नदी की तरह नहीं देखते, हम उसकी पूजा करते हैं। तो कई बार हमारे शेयर्ड बिलीव होते हैं, शेयर्ड हिस्ट्री होती है, हमारा कल्चर सेम होता है, और हमारा जो एक सिटीजनशिप वाला जो एक हम कहे कि एक पॉलिटिकल जो हमारा एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है, वो वाला भाव हमारे अंदर आता है। यूनिक कल्चर, शेयर्ड हिस्ट्री, यूनिक कल्चर, शेयर्ड हिस्ट्री। आधे लोग रोने लगेंगे इस बात को, या अफसोस तो डेफिनेटली जताएंगे कि आप कहेंगे कि अरे अंग्रेजों ने हमें 200 वर्ष गुलाम बना रखा, और आज भी वो बातें, वो आप आज भी कुछ मूवीज देखेंगे जिसमें कि अगर अंग्रेजों के बारे में बताया, फिर वो कॉलोनियल पीरियड बताया, और उसमें कहीं लिखा है इंडियंस एंड आर नॉट अलाउड, आपको वो देख के बड़ा बुरा लगेगा कि बताओ यार, हमारे देश में आके हमें ही बैन कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको दुख देंगी, और सबको देंगे, क्योंकि सब इंडियन है। तो क्या हो गया बच्चे कि शेयर्ड बिलीव, हमारे जो बिलीव है, जो हिस्ट्री है, वह कैसी थी, हम सब महसूस कर गए इस चीज को, हम सब क्या कर गए, सेंटिमेंट, मतलब हमारे जो सेंटिमेंट्स है वो आ गए कि अरे यार बताओ, हमें गुलाम बना रखा, हमारे साथ कितना गलत किया, ये किया, ऐसे किया। तो ऐसा होता है ना कि मान लीजिए एक टीचर है, उसने 4 बच्चों को डांटा है, तो चारों बड़ा ही कनेक्टेड फील करेंगे, अरे यार चारों को ही तो मार पड़ी, चलो कोई बात नहीं, ये वाली बात हो जाती है। तो नेशन की जो स्टेट आइडेंटिटी है यहाँ से, जैसे कि आप अगर सिंबल की बात करें, देखो हम ना कुछ जो सिंबल्स है उनसे भी हम क्या होते हैं, एक नेशन आइडेंटिटी जो है वो फील करते हैं। जैसे कि फ्लैग, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना, अगर हम ट्राई कलर की बात करें, एंथम, हम सब खड़े हो जाएंगे, सब सम्मान करते हैं। तो यही तो, अगर सिटीजन्स की हम बात करें बच्चे, तो सिटीजन्स के पास जहां हमने राइट्स दिए हैं वहीं पर ड्यूटीज भी है।
राइट्स भी है तो ड्यूटीज भी है ना। तो ये ड्यूटीज ही तो है कि एंथम है, फ्लैग है, हम इसका सम्मान करेंगे। नेशनल लैंग्वेज, हालांकि नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, बट समटाइम्स हम नेशनल लैंग्वेज कह देते हैं। अगर हिंदी को बढ़ावा मिलेगा इस पूरे विश्व में, या विश्व में बोली जाने वाली तीसरी और चौथी बड़ी भाषा बन चुकी है, तो हम सब खुश होंगे, रोना धोना तो कोई नहीं ही करेगा। ठीक है, तो बच्चे यहां पर देखो, जैसे कि मैं एक बात, ये तो इंडिया की बात कर रही हूं, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल फ्रांस का बताऊं कि फ्रांस में जो ये पॉलिटिकल कलेक्टिव आइडेंटिटी है, ये कहां से आती है, तो इसमें बच्चे कि फ्रांस देखो, फ्रांस कहता है कि भाई इसका जो कल्चर है सेकुलर है, एंड फ्रांस में जो है वह एक कल्चर होगा, एक आइडेंटिटी होगी। आप अगर हो तो फिर वहां पे आप फ्रांस के हो, कल्चर होगा और आइडेंटिटी होगी, और ये जो कल्चर आइडेंटिटी है ये फ्रांस की होगी। ठीक है, तो यहां पर नेशन जो आइडेंटिटी है, जो लैंग्वेज है, जो कल्चर है, जो कल्चर है, यहां से एक शेयर्ड आइडेंटिटी जुड़ जाती है। समझ गए इस बात को? समझ गए? आगे चले। तो एक पॉइंट और पढ़ाती हूं, और उसके बाद हम ग्लोबल सिटीजनशिप पर आ जाएंगे। अच्छा, एक एक कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको बताना चाहती हूं। देखो बच्चे, चूंकि हम सिटीजनशिप की बात हमने कर ली, समझो एक बार और, हमने सिटीजनशिप के या फुल एंड इक्वल मेंबरशिप के लिए ये जो चैलेंजेस है इसकी बात की, तो यहाँ पे बच्चे जो कुछ और चैलेंजेस है एक बार और हम जानते हैं। ठीक है, देखो सिटीजनशिप के हैं कुछ चैलेंजेस। आइए जानते हैं क्या। सिटीजनशिप की अगर हम बात करें तो यहां पर बच्चे कुछ चैलेंजेस है सिटीजनशिप के, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, नॉट इक्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर मान लीजिए आप सोशियो और इकोनॉमिक रूप से जो इनइक्वालिटी है, डेफिनेटली ये सिटीजनशिप के लिए एक चैलेंज की तरह देखा जाता है। जैसे कि हमने कहा कि सिटीजनशिप का मतलब तो फुल एंड इक्वल राइट्स है, लेकिन जब हमने ट्राइबल ग्रुप्स की बात की, जब हमने मार्जिनलाइज सेक्शंस की बात की, जब हमने आदिवासी की बात की, प्रॉब्लम दिखाई देती है, और ये प्रॉब्लम थी कि डेवलपमेंट से उनकी इक्वली राइट्स जो है बच्चा वो जा रहे हैं। ठीक है, उनकी इक्वली जो राइट्स है वह जा रहे हैं। तो पॉवर्टी, और अगर हम लिटरेसी की बात करें, पॉवर्टी एंड illiteracy prevent equal participation, इक्वल। ठीक है, वो बात सही है कि लोग कहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा वोट करते हैं कंपैरेटिवली जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चे कि, लेकिन अगर हम इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करें, इकोनॉमिक रूप से इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करें, तो यहाँ पर एक बैरियर की तरह काम करेगा पॉवर्टी और इलिटरेसी। ठीक है, क्लियर है। तो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज क्या है, चैलेंजेस है सिटीजनशिप के लिए। इसके अलावा आप माइग्रेशन एंड स्टेटलेसनेस की बात करें, माइग्रेशन एंड स्टेटलेसनेस, ये तो आप समझ ही गए हैं, फिर भी यहां पर देख लो, एंड स्टेटलेसनेस। अगर आपको कहा जाता है, अगर आपको घर का इंपॉर्टेंस समझना है, कि आपको लगता है कि आपको घर में कुछ नहीं दे रहे, पेरेंट्स कुछ नहीं दे रहे, एक बार आप ये सोचो कि आप एक दिन घर के बाहर रह के देख लो, आपको घर की पेरेंट्स की कीमत समझ में आ जाएगी कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं।
वही बात है कि अगर आपको लग रहा है अरे सिटीजनशिप कौन सी बड़ी बात है, पाकिस्तान जाके देख लो, वहां रह के देख लो, किसी और देश जाके देख लो जिसकी सिटीजनशिप आपके पास नहीं है, ना किसी तरह की प्रॉपर्टी ओन कर पाओगे, ना खा पाओगे, ना जॉब कर पाओगे, हर जगह डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो एक स्टेटलेसनेस मतलब क्या है कि लैक ऑफ सिटीजनशिप। स्टेटलेसनेस का मतलब क्या है? द कंडीशन ऑफ लैकिंग सिटीजनशिप। स्टेटलेसनेस का मतलब क्या है? द कंडीशन ऑफ या रिफ्यूजीज जैसी कंडीशन, लैक ऑफ सिटीजनशिप। आपके पास किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं है, तो लैकिंग ऑफ सिटीजनशिप है ना इन एनी स्टेट। अगर आपको लग रहा है कि सिटीजनशिप का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आपके पास किसी तरह की जब आइडेंटिटी नहीं रहेगी ना, तब आपको समझ में आएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो माइग्रेंट्स वर्कर थे, ठीक है, सो अच्छा हम कहां पर थे? यहां पर। तो जो माइग्रेंट्स थे बच्चे, ये क्या फील कर रहे थे? ये रेजिस्टेंस फील कर रहे थे। किसका? लोकल्स का। क्योंकि वो कह रहे थे कि हमारे रिसोर्सेज मत लो, जो लोकल है, जैसे कि मुंबई मुंबई वालों के लिए, यहां से याद रखो वही बात। तो यहां पर ये मुंबई फॉर मुंबईकर्स जो कह रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं, ये जो लोकल लोकल है वो ये कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट्स है ये हमारी जॉब ले रहे हैं, ये हमारे रिसोर्सेज ले रहे हैं, ये हमारी जॉब हमारे रिसोर्सेज ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो यहां पर हम कहेंगे बच्चे कि ये तो इसके लिए चैलेंजेस हो गए ना, ये इसके लिए क्या हो गए? चैलेंजेस हो गए। तो लोकल जो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, यहां पर आप देखें कि डिमांड फॉर जॉब रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रीजन, डिमांड फॉर डिमांड जॉब रिजर्वेशन फिर से मराठा आरक्षण जो है वह शुरू हो गया ना, मराठा रिजर्वेशन फिर से मामला शुरू हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे डिमांड फॉर जॉब रिजर्वेशन बेस्ड ऑन रीजन, कि आप इस रीजन के हैं, बेस्ड ऑन रीजन, आप इस पर्टिकुलर रीजन के हैं, तो आपको क्या दिया जाए? रिजर्वेशन दिया जाए। अब देखो आप ट्राइबल कम्युनिटीज, ये तो आप समझ ही गए हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज। तो ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए भी तो चैलेंजेस था ही इक्वल राइट्स का। इसके अलावा मार्जिनलाइजेशन ग्रुप की बात करें, मार्जिनलाइजेशन, एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैम इंग्लिश के कुछ शब्द अगर बताती हो तो उसका ये बता दिया करो उसका अर्थ क्या है। भाई मैं बता देती हूँ, तुम सुनते नहीं हो। मैंने कहा कि मार्जिनलाइजेशन है ना, या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज, इसकी बात हमारी हो गई, ठीक है। आदिवासी उन लोगों को कहा जाता है जो जंगलों के साथ जीते आए। मार्जिनलाइजेशन की बात करें तो यहां पर मैं आपको पहले भी एक एग्जांपल से बच्चे समझा चुकी हूं कि जब हम मार्जिनलाइजेशन की बात करते हैं, और मान लीजिए ये है आपका एक A4 साइज पेज, इस A4 साइज पेज पे यहां पे होता है जिसको कि आप कहते हैं मार्जिन, जिसके पास होती है जगह छोटी। अब यहां पे आप डाल दो SC ST, मुस्लिम, अदर्स, फीमेल, ट्राइबल, उनके पास क्या है कि उनके पास जगह कम है, उनके पास रिसोर्सेस कम है, उनके पास संपत्ति, एजुकेशन कम है। सो दीज आर कॉल्ड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के पास इक्वली रिसोर्स नहीं होंगे, और इसलिए यहां पर ये चैलेंजेस सिटीजनशिप के हो गए। अब एक बात और, मुझे आपको TH मार्शल को और पढ़ाना है, थोड़ा सा वो और देख लीजिए। TH मार्शल इक्वल राइट्स की बात करते हैं। TH मार्शल ठीक है, TH मार्शल जो है, इनकी एक बुक है, और ये जो मार्शल साहब है, ठीक है, ये बुक लिखते हैं सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। इनकी बुक है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, ठीक है। अब देखो, तो बच्चे जो TH मार्शल है,
वो पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो यहां पर सिटीजनशिप का मतलब है इक्वालिटी, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। ये कहते हैं कि सिटीजनशिप मीन्स, ये अपनी इस बुक पे देखो कभी कभी इस तरह से डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि मार्शल का जो सिटीजनशिप है वह क्या है। ये कहते हैं सिटीजनशिप का मतलब है बच्चा फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, फुल एंड इक्वल मेंबरशिप। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि भाई मिसमैच लग रहा, तो जहां फुल एंड इक्वल मेंबरशिप लिखी थी ना, वहां पढ़ सकते हो आप इस पॉइंट को। तो यहां पर बच्चे ये कहते हैं कि देखो की कॉन्सेप्ट जो है ना सिटीजनशिप का, की कॉन्सेप्ट इक्वालिटी है। ये कह रहे हैं जो की कॉन्सेप्ट है ना दैट इज इक्वालिटी। मतलब सिटीजनशिप अगर आप किसी को देना चाहते हैं, सिटीजनशिप अगर किसी के पास है, दैट मीन्स उसके पास इक्वालिटी जो है वह जरूर होनी चाहिए। सो इक्वालिटी जो है वह की कॉन्सेप्ट है। साथ में ये कहते हैं कि देखो सिटीजनशिप के ना इंप्रूव के टू कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कहते हैं कि टू कॉन्सेप्ट हैं। एक ही कहते हैं कि देखो आपने ना जो राइट्स दिए हैं, आप इन राइट्स की जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव करो। आप राइट्स की जो क्वालिटी आपने दिए है ना, आप राइट की इन क्वालिटी को इंप्रूव करो। और दूसरा ये कहते हैं कि ये जो राइट्स है ना, आप इनकी क्वांटिटी को इंप्रूव करो। व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी मतलब आप ज्यादा लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, क्वांटिटी की जब हम बात करेंगे तो यहां पर जो क्वांटिटी है वो लोगों के हिसाब से कही गई है कि ज्यादा लोगों तक राइट का एक्सेस हो। तो ये टीएच मार्शल इस बुक में कहते हैं। साथ ही ये कहते हैं कि देखो राइट्स में ना तीन चीजें शामिल होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट और इन्होंने दिया बच्चे, इसको भी समझ लो। ठीक है, ये कहते हैं कि अगर आप राइट्स दे रहे हैं ना, तो राइट्स में बच्चे जो तीन क्वालिटीज है वो होनी चाहिए। मतलब तीन तरह के राइट, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल। ये कहते हैं आप सिविल राइट्स दो, ये कहते हैं आप पॉलिटिकल राइट्स दो, ये कहते हैं आप सोशल राइट्स दो। सिविल राइट्स, पॉलिटिकल, सोशल राइट्स क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं ना, तो दोबारा हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे। समझ गए इस बात को? तो यहां पे ये फुल एंड इक्वल मेंबरशिप एंड चैलेंजेस की जो बात है वह हो गई। लास्ट हमारा बचा है, लास्ट हेडिंग डालो ग्लोबल सिटीजनशिप। लास्ट हेडिंग डालिए ग्लोबल सिटीजनशिप, और पढ़ने वाले हैं हम। हेडिंग डालिए ग्लोबल सिटीजनशिप। ग्लोबल सिटीजनशिप। व्हाट इज ग्लोबल सिटीजनशिप? ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब क्या है? देखो अगर हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करें ग्लोबली, मतलब आप देखेंगे कि वैश्विक रूप से, अभी तक तो हम एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एक पॉलिटिकल कम्युनिटी से आपकी जो सिटीजनशिप है उसको जोड़ रहे थे। पहले समझ लो फिर लिखवा देती हूँ। ठीक है, तो बच्चे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्लोबल कम्युनिटी, इस चीज को एडवोकेट करेगा, है ना। तो फॉर यूनिवर्सल राइट एंड कॉपरेशन की बात करता है कि अगर कोई रिफ्यूजी है और अगर उसके देश में युद्ध चल रहा है तो वो एक देश से दूसरे देश जा सके और उस देश में उसके पास रहने के लिए, खाने के लिए उसके पास बेसिक राइट्स हो। ये सारी चीजें यहां पर वो कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ग्लोबल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ ग्लोबल कम्युनिटी, इसकी एडवोकेसी करेगा और ये यूनिवर्सल राइट्स और कॉपरेशन की बात करेगा। यूनिवर्सल राइट एंड कॉपरेशन की बात करेगा। समझ रहे हो ना इस बात को? तो बच्चे अब जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, आप देखेंगे कि जैसे कि दलाई लामा ने जब भारत से शरण मांगी तो भारत ने दी, हालांकि चाइना ने उसका पॉलिटिकल वो देखा,
चाइना से 60 to 65, मतलब बाद में जो चाइना से युद्ध हुआ उसके पीछे रीजन भी था कि भाई हमारे खिलाफ जो है वह भारत ऐसे कैसे करता है। तो यहाँ पर दलाई लामा का कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चे क्या है ना कि सिटीजनशिप की जब हम बात करते हैं तो भारत क्या है कि जो शरण में आ रहा है, जैसे कि गीता में भी कहा गया, महाभारत में भी, कि जो भाई जो शरणार्थी अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करो। तो यहाँ पर ग्लोबल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह ये कहता है कि अगर ये सिटीजनशिप केवल देश की सीमाओं के भीतर ना रहकर देश की सीमाओं के बाहर हो जाए, और अगर हम पूरे विश्व में हमें एक यूनिवर्सल राइट्स जो है वह मिल सके, ये ग्लोबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो आप लिखिए ग्लोबल सिटीजनशिप मींस, लिखो इस बात को, डिक्टेट कर रही हूं, लिख लो भैया, थोड़ा सा 1-2 लाइंस लिख लो, कष्ट कर लो, लिखो जरा और मुझे नोट्स भेजता। लिखो, ग्लोबल सिटीजनशिप मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट, एक बटन होता है पॉज का यूट्यूब पे, तो मैंने बोल दिया अंडरस्टैंडिंग मीन, अब आप लग रहा है 2 ही शब्द लिख पाओगे, रोक दो मैडम को, है ना। वैसे भी टीचर आजकल भाई यूट्यूब पे तो आपकी उंगलियों पे ही डांस करेगा, मतलब पढ़ाएगा। सो ग्लोबल सिटीजनशिप मीन्स अंडरस्टैंडिंग दैट वी are all part of one global community, part of one global community, full stop. It encourage caring about, it encourage caring about people, the planet, and problem that affect the world, and problem that affect the world. A global citizen respect other. A global citizen respect other, support equal right and support equal right and work with people from different countries to make the world a better place. तो पूरे वर्ल्ड में, मतलब किसी भी डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, बट एटलीस्ट उनको रहने के लिए क्या कि एक प्लानेट एक प्रॉब्लम, तो ठीक है कहीं युद्ध हो रहा है तो भाई हमें शरण दो, वो वाली बात हो गई, है ना, राइट्स जो है वह दो। सो बच्चे इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स आप देखेंगे कि ये इसके फीचर्स है, सपोर्ट राइट फॉर ऑल, राइट फॉर ऑल, राइट फॉर ऑल इसको सपोर्ट कर रहा है ना। जो स्टेटलेस पर्सन है, स्टेटलेस जो पर्सन है इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम ग्लोबल सिचुएशंस की बात करें, जैसे कि माइग्रेशन है, क्लाइमेट चेंज है, तो इनकरेज कर रहा है कि भाई पूरे वर्ल्ड की एक जैसी प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज अगर कहीं हो रहा है तो उसे बाकी जगह जगह मिल सके। प्रमोट वैल्यूज लाइक टॉलरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्रमोट वैल्यूज लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ठीक है, तो यहां पर ये वाली बात हो। अब आप देखो कि बच्चे जो स्टेटलेस लोग हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मेन मैंने आपको डिक्टेट कर दिया, फीचर्स मैंने आपको बता दिए, इसका इंपॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस जो है वह आखिर आज के टुडे वर्ल्ड सिनारियो में इसका सिग्निफिकेंस जो है, ठीक है, जो इसका सिग्निफिकेंस है ये आखिर क्या है, ये है बच्चे कि जो ये स्टेटलेसनेस को, माइग्रेशन को, क्लाइमेट चेंज के कारण या वॉर के कारण लोग अगर वहां से फोर्सफुली डिस्प्लेस हो रहे हैं, इस चीज को एड्रेस करेगा, इस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा। ठीक है, और ये बेसिकली क्या करेगा कि जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है, जो ह्यूमन राइट्स है, इसको प्रोटेक्ट करेगा, ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है। फिर भी हाँ चैलेंजेस है कि नेशन की सोवरेनिटी है, लोकल इंटरेस्ट है, ये इसके साथ चैलेंजेस भी है। तो ये हमारा इस तरीके से नोशन ऑफ ग्लोबल
सिटीजनशिप भी कंप्लीट होता है। एक बार जल्दी से बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लास्ट में दी हूँ, आप ये पढ़ते रहिएगा। आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा जो क्लास नोट्स है ये मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत में रिवीजन कॉन्स्टिट्यूशनल सोशल मोरालिटी की बात की, ये आपके ही कमेंट थे। तो अगर आप इस क्लास के, हमें कैसे पता चलेगा आपको क्लास अच्छी लगी नहीं समझ में आती, कुछ बच्चे लिख भी देते मैम आपको समझ में नहीं आया। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक लिख दो कि मैम ये समझ में नहीं आया, समझ आता है, ठीक है, तो आप अगर चाहे तो बहुत स्पेसिफिक होकर अपने कमेंट्स कर सकते हैं कि मैम ये समझ में नहीं आया, ये बता दीजिए, ठीक है। तो सिटीजनशिप की हमने बात की कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, रिवीजन करा रही हूँ फास्टली, 1-2 मिनट में क्लास ऑफ करते हैं। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप की बात की कि सिटीजनशिप मतलब वी ऑल आर इंडियन, सिटीजनशिप हो गई, ठीक है। इक्वल राइट्स है, डेफिनेशंस मैंने आपको बताई, नोट्स बना लीजिए बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। हमने जाना कि एक पॉलिटिकल कम्युनिटी जो है, पॉलिटिकल कम्युनिटी का आपको फुल एंड इक्वल मेंबरशिप होने, एक लीगल स्टेट की बात करता है। राइट्स की अगर हम बात करें तो हर एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने जो राइट्स है, और डेमोक्रेटिक नहीं भी है तब भी कुछ राइट्स जो है वे सिटीजन को दिए हैं। हाँ, ये वेरी करेगा स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री। तो पॉलिटिकल, सिविल एंड सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात हमने यहाँ पर की एलिमेंट्स की बात की, आइडेंटिटी, राइट, इक्वालिटी, मेंबरशिप, स्टेट ड्यूटीज, है ना, ये सारी चीजें हमने बात की कि फुल एंड इक्वल मेंबरशिप, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड माइग्रेंट वर्कर से समझा, है ना। हमने बात की राइट टू प्रोटेस्ट की, हमने डेमोक्रेसी में देखा कि सॉल्यूशन मिलेगा डिस्कशन से, नेगोशिएशन से, ना कि वायलेंस से। स्लम्स की बात की, इसमें भी धारावी की बात की, और ये भी आपका होमवर्क है, थोड़ा सा इसको सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। हमने फुल एंड इक्वल मेंबरशिप में स्लम्स ट्राइबल्स ग्रुप की बात की। आगे हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एंगल हालांकि इसमें है नहीं, बट आपको सिटीजनशिप के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पर ऐसे बच्चे जो इंटरेस्टेड है, जो जानना चाहते हैं और सिटीजनशिप के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो प्लीज यहाँ पढ़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमें बताया कि पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप की बात की गई, लेकिन 5 to 11 केवल ये बताएगा कि 26 जनवरी 1950 डेट ऑफ जो कमेंसमेंट थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, लागू होने की जो तिथि थी, उस दिन इस देश का सिटीजन कौन था, उस चीज को आइडेंटिफाई बेसिकली करेगा, है ना। आगे की चीजों के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 पार्लियामेंट ने बनाया, और पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है क्योंकि आर्टिकल 11 इस बात को कहेगा। 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलिए आगे, मैंने सिटीजन एंड नेशन की बात की, एंड चैलेंजेस की बात की, टीएच मार्शल की बात हमारी हो गई, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस है मैं आपको दे दूंगी और आपका ये हो गया। तो इस तरीके से आज का हमारा सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह खत्म हो गया। अब आपको लगता है कि नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में, अच्छा आगे आपको पहले ही, इसके पहले की 2 क्लासेस में आपको टाइम टेबल दिया गया था कि अब हम आगे कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, या एनसीईआरटी में वो जहां जहां भी है आप उसको रीड करके आ सकते हैं अगर आप चाहते हैं। नेक्स्ट अब आपको मेरी क्लास जो है नेक्स्ट डे मिलेगी, है ना, कल को छोड़ के परसों मिलने वाली है। सो इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर चुके, तो जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है उसको पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, प्रीलिम्स मेंस के वहां के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और देखिए कि ये टॉपिक को आप किस तरीके से बेस्ट कर सकते हैं। और आज हमने सिटीजनशिप की बात की इस क्लास में, इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में बच्चों। गुड लक टू ऑल एंड थैंक यू सो मच।